तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफओ पोर्टल पर आप ये जो 2 नए ऑप्शन देख रहे हो इनकी अपडेट के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने इनके बारे में वीडियोस बना दिए हैं बट उन्होंने एज़ इट इज़ इसको पढ़ कर के अपनी वीडियोस में आपको बता दिया है, जिससे कि क्लैरिटी बिल्कुल भी लोगों में नहीं आई है कि किन लोगों के लिए ये नोटिफ़िकेशंस है और किन लोगों के लिए हायर सैलरी के नोटिफ़िकेशंस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है। इन सब चीज़ों को लेकर के स्टिल काफ़ी सारे लोगों में डाउट्स है और कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारे पास में सभी एम्प्लॉइज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी, इस चीज़ को लेकर के इंक्वायरीज़ आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं एक फ़िल्टरेशन करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि किन लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, वो इसको फुल्ली इग्नोर कर सकते हैं। तो 1 सितंबर 2014 के बाद में जितने भी लोगों ने ऑफ़िसेज़ जॉइन किया और पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ये नोटिफ़िकेशन नहीं है, वो इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। और उन कैटेगरी के लोगों की जो कंप्लायंसेज़ है, वो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो उनके एचआर हैं, वो ईपीएस स्कीम में जो अमेंडमेंट हुआ था 1 सितंबर 2014 में, जिसके लिए ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस कैटेगरी के लोग बिल्कुल इस वीडियो को भी इग्नोर कर सकते हैं और उनके लिए ये नोटिफ़िकेशन बिल्कुल भी नहीं है। नाउ कम्स द पॉइंट, जितने भी लोगों को ईपीएफ और ईपीएस के अंदर जो डिफरेंस होता है वो नहीं पता है, पहले वो जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें ईपीएफ और ईपीएस डिफरेंस हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन उसके बाद में ये वीडियो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो नाउ कम्स द पॉइंट, ये जो 2 नए ऑप्शन है ये किन लोगों के लिए है, क्या हायर पेंशन है, क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए, इनके बारे में बात करें तो ये समझने में आपको आसानी हो सके, इसके लिए मैं आपको ईपीएस यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम की स्टार्टिंग के फेज़ में लेके चलता हूँ और थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ कि किन लोगों के लिए ये वीडियो है, किन लोगों के लिए नोटिफ़िकेशन है। तो ईपीएस यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के अंदर लॉन्च हुई थी ईपीएफओ द्वारा, जिसके अंदर जो मैक्सिमम ईपीएस का कंट्रीब्यूशन करने की जो हाईएस्ट सैलरी थी वो थी 5000 रुपीज़, जो बाद में थोड़े टाइम में बढ़ा के उन्होंने 6500 रुपीज़ कर दी थी। इसलिए आप किसी भी सर्कुलर में अगर पुराने में पढ़ोगे तो मैक्सिमम सैलरी ईपीएस की आपको 5000 और 6500 देखने को मिलेगी, तो आपको इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अपन इसको 6500 से डिनोट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ईपीएस स्कीम 1995 के अंदर जो मैक्सिमम सैलरी थी वो 6500 थी, जिस सैलरी के ऊपर ईपीएस का कंट्रीब्यूशन सभी एम्प्लॉइज़ का सबमिट किया जा सकता था। नाउ आफ्टर सम टाइम मार्च 1996 के अंदर एक नया प्रोविज़न इस स्कीम के अंदर ऐड ऑन किया गया, जिसके अंदर एक नया पैरा था, दैट इज़ पैरा 11 क्लॉज़ 3, जिसके अंतर्गत वो सभी एम्प्लॉइज़ जिनकी सैलरी 6500 रुपीज़ से ज़्यादा है, वो अपनी एक्चुअल सैलरी के ऊपर अपना ईपीएस का कंट्रीब्यूशन सबमिट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ था। और उसके लिए ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने 6 मंथ्स का टाइम दिया था, जिसके अंतर्गत एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर्स अपनी कंसर्ट को एक जॉइंट ऑप्शन के थ्रू ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते थे और अपनी हायर एक्चुअल जो वेजेस है उनकी उसके ऊपर ईपीएस का कंट्रीब्यूशन सबमिट कर सकते थे, रादर देन 6500 व्हिच वाज द मैक्सिमम सैलरी लिमिट। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ ने ये जॉइंट ऑप्शंस को सबमिट किया पीएफ ऑफिस में और अपने जो हायर एक्चुअल सैलरी है उसके ऊपर ईपीएस का कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नाउ अपन चलते हैं 1 सितंबर 2014 में। 1 सितंबर 2014 के अंदर ईपीएस स्कीम का एक नया अमेंडमेंट किया गया, जिसके अंदर जो पैरा 11 क्लॉज़ 3 था उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया और जो मैक्सिमम सैलरी है जिसके ऊपर ईपीएस का कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है वो 15,000 रुपीज़ फिक्स कर दिया गया। दैट मीन्स कि किसी भी एम्प्लॉइज़ का जो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 से नीचे-नीचे की सैलरी पे ही सबमिट होना चाहिए, उसके ऊपर की सैलरी पे नहीं। हालाँकि स्टिल जो पुराने एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने पैरा 11 क्लॉज़ 3 के अंदर अपना जॉइंट ऑप्शन दे करके हायर 6500 से अबोव की सैलरी पे अपना ईपीएस का कंट्रीब्यूशन किया था, उनको स्टिल एक मौका दिया गया कि 6 महीने के अंदर-अंदर वो एक और नया जॉइंट ऑप्शन जो है पीएफ ऑफिस में सबमिट करें और अपनी एक्चुअल सैलरी पे वो अपना ईपीएस का कंट्रीब्यूशन करवा सकते हैं, चाहे वो 15,000 से ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो ऑब्वियसली जिसके लिए काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ ने ये जॉइंट ऑप्शन भी अप्लाई कर दिया था 2014 में। बट नाउ कम्स द पॉइंट कि ये सारा का सारा जो इश्यू है वो क्यों कोर्ट तक गया और क्या कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ईपीएफओ ने ये जो नया वाला जॉइंट ऑप्शन था वो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी और उनकी जो ईपीएस की कैलकुलेशन है वो उन्होंने मैक्सिमम 15,000 की सैलरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो लोगों की मंथली पेंशन है वो भी डिक्रीज होने लग गई और जो उनकी ईपीएस की कैलकुलेशन है वो भी डिक्रीज होने लग गई, जिस चीज़ के अगेंस्ट में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने हाई कोर्ट में ये केसेस ले जाना शुरू कर दिया और उसके बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस को टेक ओवर किया और फाइनली अपना एक डिसीजन दे दिया, फाइनली अपना एक
जजमेंट इस पे पास कर दिया रिसेंटली कि किन लोगों की जो ईपीएस की कैलकुलेशन है वो उनकी हायर सैलरी पे, एक्चुअल सैलरी पे होगी और किन लोगों की जो मैक्सिमम 15,000 की लिमिट है यानी कि कम सैलरी के ऊपर होगी। नाउ सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट की बात करें तो उन्होंने बेसिकली 4 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज़ किया इन लोगों को और अपना फाइनल जजमेंट सुनाया। जिसमें कैटेगरी नंबर अगर 1 की बात करें तो इसमें वो लोग आते हैं जो 1 सितंबर 2014 के बाद में भी सर्विस में थे और जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन सक्सेसफुली पीएफ ऑफिस में दे दिया था, मगर उनका जॉइंट ऑप्शन रिक्वेस्ट जो है पीएफ ऑफिस ने रिजेक्ट कर दी थी। तो ये लोग बिल्कुल अपनी हायर सैलरी पे अपनी ईपीएस की कैलकुलेशन करवाने के लिए एलिजिबल है और ये सिंपली अपनी एक एप्लीकेशन फॉर हायर पेंशन क्लेम अप्लाई कर सकते हैं, पीएफ ऑफिस के अंदर दे सकते हैं और अपनी ईपीएस की कैलकुलेशन अपनी हायर एक्चुअल सैलरी पे करा सकते हैं रादर देन 15,000। कैटेगरी नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें वो लोग आते हैं जो 1 सितंबर 2014 के बाद में सर्विस में है, लेकिन उन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं दिया था, बट स्टिल उनकी जो पुरानी ईपीएस की कैलकुलेशन है वो मोर देन 6,500 रुपीज से अबोव की सैलरी के ऊपर हो रखी है। तो इस कैटेगरी के लोग भी एलिजिबल है अपनी हायर सैलरी के ऊपर ईपीएस की कैलकुलेशन करवाने के और इन लोगों को सिंपली एक जॉइंट ऑप्शन साथ ही साथ अपनी एक एप्लीकेशन बिफोर 3 मई 2023 अप्लाई करनी पड़ेगी, पीएफ ऑफिस में देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। कैटेगरी नंबर थर्ड की अगर बात करें तो इसमें वो लोग आते हैं जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए थे, बट उन्होंने जॉइंट ऑप्शन सबमिट किया हुआ था पीएफ ऑफिस में, तो वो भी सिंपली अपनी एक एप्लीकेशन साथ में जॉइंट ऑप्शन दे करके अपनी जो पेंशन है उसको बढ़वा सकते हैं और ये एप्लीकेशन पीएफ ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। कैटेगरी नंबर फोर्थ एंड लास्ट की बात करें तो इसमें वो लोग आते हैं जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए थे और जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन भी पीएफ ऑफिस में सबमिट नहीं किया था। तो इस कैटेगरी के लोग बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है अपनी ईपीएस की कैलकुलेशन हायर वेजेस पे कैलकुलेट करवाने के, तो वो इसको बिल्कुल ही इग्नोर मार दें जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका होगा कि किन लोगों के लिए ये सर्कुलर्स हैं, किन लोगों के लिए नोटिफिकेशंस हैं जो पीएफ पोर्टल पर शो हो रहे हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ईपीएफओ के सर्कुलर्स के अकॉर्डिंग कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्म्स को, क्या-क्या फॉर्मेलिटीज़ उनको फुलफिल करनी होगी अपनी हायर सैलरीज़ के ऊपर अपनी ईपीएस की कैलकुलेशन करवाने के लिए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आप सभी लोगों को मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।